वेलकम बैक स्टूडेंट्स। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एटमॉस्फेयर के बारे में हमने जान लिया था। अब हम समझते हैं द एटमॉस्फेयर इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। हमारे लिए किन कारणों से वायुमंडल जो है वो महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं। पहला रीज़न दिया है नाइट्रोजन इज एसेंशियल टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी खेतों में जो मिट्टी का इस्तेमाल फसलों की तैयार करने के लिए किया जाता है, उस फसल की जो उपजाऊ क्षमता है उसको बरकरार रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए हमारे पास नाइट्रोजन होना बेहद आवश्यक है। नाइट्रोजन जो है वो मिट्टी की फर्टिलिटी में बहुत बड़ा योगदान देती है। ठीक उसी तरह जो दूसरी गैस है ऑक्सीजन, वो इंसानों और जानवरों के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि इंसान और जो जानवर हैं तमाम, वो सभी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। वहीं दूसरी ओर प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही ओजोन जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है, सूर्य से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं उनसे बचाती है। तो ये तो हो गए हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट के 3 पार्ट, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर। अब जो 4th पार्ट है वो है बायोस्फीयर। आइए जानते हैं क्या है। द नैरो जोन वेयर द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर मीट एंड इंटरेक्ट इज कॉल्ड दी बायोस्फीयर। यानी वो जगह है जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर आकर मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, वो बायोस्फीयर है। एग्जाम्पल के तौर पर आप झील के पास कहीं इलाके में चले जाएं या कोई नदी का हिस्सा देख लें, तो वहाँ पर आपको लैंड भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगा और हवा में मौजूद एयर भी मिलेगा। तो वो तीनों ही जगह जहाँ पर ये तीनों चीज़ें आकर मिल रही हैं वो बायोस्फीयर कहलाएगी। और वहाँ पर कई तरह की जो डाइवर्सिटी है वो हमें देखने को मिलती है, जीव जंतुओं में भी, और जो फ्लोरा और फ्योना जिन्हें हम कहते हैं, उनमें कई तरह की डाइवर्सिटी हमें बायोस्फीयर रीजन में देखने को मिलती है। द वर्ड बायोस्फीयर कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बायोस मीनिंग लाइफ एंड द लैटिन वर्ड स्पेरा मीनिंग टोटल रेंज। यानी कि जो शब्द है बायोस्फीयर वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें बायो का अर्थ होता है जीवन, एंड द जो दूसरा शब्द है वो लैटिन भाषा का है स्पेरा, जिसका मतलब होता है रेंज, यानी जीवन की कितनी रेंज है। एंड लिविंग बीइंग रेंजिंग फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म टू ह्यूज एनिमल्स। तो इंसान जो है वो एक छोटे सूक्ष्म जीव से, इंसान नहीं, जो लिविंग बीइंग्स होते हैं वो एक छोटे सूक्ष्म जीव से, बैक्टीरिया से लेके एक विशाल जीव तक, या प्लांट के तौर पर या ह्यूमन बीइंग्स के तौर पर उपलब्ध होते हैं। एग्जिस्ट ओनली इन दी बायोस्फीयर, और ये सभी बायोस्फीयर में ही एग्जिस्ट कर पाते हैं। अब जानवरों में जैसे व्हेल मछली है, ये दुनिया की सबसे बड़ी व्हेल मछली है, या जो सबसे बड़ा जीव है, या मैमल जिसे हम कहते हैं, तो ये है तो एक लिविंग बीइंग ही। ठीक, दिस ग्रेट वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज़ कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। यानी ये जो अलग अलग तरह का जीवन है, जो हर एक जिसके अंदर बहुत विविधता है, जैसे कि इंसान के अंदर होना, एक छोटे जीव के अंदर होना, एक पेड़ पौधे के अंदर होना, एक जानवर के अंदर होना, तो इन सभी के अंदर जो वैरायटी ऑफ लाइफ है इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। डू यू नो हमें दिया गया है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है वो 5 जून को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसके बाद देखें, इन दी बायोस्फीयर देयर आर 2 इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ लिविंग बींग्स। यानी बायोस्फीयर के अंतर्गत 2 तरह के लिविंग बींग्स होते हैं। पहले होते हैं प्रोड्यूसर यानी उत्पादक। दीज ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरनमेंट। यानी ये वो जीव होते हैं जो अपने लिए पर्यावरण से ही डायरेक्टली जो फूड है वो प्राप्त कर सकते हैं या उसका उत्पादन कर सकते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, पेड़ पौधे अपने लिए अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इनको हम दे आर ऑल्सो नोन एज ऑटोट्रॉप्स, इसलिए हम इनको उसके नाम से जानते हैं, यानी कि स्वपोषी इन्हें कहा जाता है। दूसरे होते हैं कंज्यूमर्स यानी उपभोक्ता। दीज ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फूड, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। ऐसे जीव जो दूसरे जानवरों और पेड़ पौधों पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं वो कंज्यूमर्स कहलाते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे कि हम इंसानों को जब पौधों के द्वारा फसलें जब तैयार होती हैं तभी तो भोजन प्राप्त होता है, या कोई जो जीव है जब उसको मारा जाता है तब हम अपने लिए भोजन की प्राप्ति कर सकते हैं। हम स्वयं से तो अपना भोजन तैयार नहीं कर सकते। इस कारण दे आर ऑल्सो नोन एज, चाहे इंसान हो या पेड़ पौधे हों,
जीव हों, इन सभी को हेटेरोट्रॉप्स यानी परपोषी के तौर पर जाना जाता है। अगला है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र इसको कहा जाता है। ऑल लिविंग बींग्स, प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। जितने भी लिविंग बींग्स हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन्स हो, ये सभी इंटरडिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर। दे ऑल्सो डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, और ये सभी अपने आसपास के वातावरण पर डिपेंड करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर सराउंडिंग इज़ रिफर्ड एज इकोसिस्टम। यानी हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो अपने आसपास के वातावरण के साथ जो रिलेशनशिप होता है, जो संबंध होता है, इसी को इकोसिस्टम कहा जाता है। अगर कहीं के लोग अच्छे तरीके से, अगर उदाहरण के तौर पर मैं इसको बताऊं, तो किसी एक सोसाइटी के लोग अपने आसपास के इलाके को काफ़ी साफ़ सुथरा रखते हैं, वहाँ पर नियमित तौर पे सफाई करते हैं, गंदगी नहीं फैलाते, तो हम क्या कहेंगे कि वहाँ का इकोसिस्टम जो है वो काफ़ी वेल बैलेंस्ड है। लेकिन अगर कहीं पर ज़्यादा गंदगी अगर हमें नज़र आती है, तो वहाँ पर हम कहते हैं कि भाई इकोसिस्टम गड़बड़ा गया है यहाँ का। तो द साइज़ ऑफ एन इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली। यानी जो इकोसिस्टम का आकार है वो काफ़ी उसमें बदलाव होता रहता है। इट कैन बी एज स्मॉल एज अ पॉन्ड एंड एज लार्ज एज अ फॉरेस्ट। इकोसिस्टम एक छोटे तालाब को भी हम कह सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी कई तरह के जीव पनपते हैं, उसके आसपास भी कई तरह के पेड़ पौधे डेवलप होते हैं, तो हम उसको भी एक एनवायरनमेंट के तौर पर इकोसिस्टम के तौर पर कंसीडर करते हैं। ठीक वैसे ही फॉरेस्ट, एक बड़ा सा फॉरेस्ट, जंगल, जहाँ पर कई तरह के जीव पेड़ पौधे निवास करते हैं, तो वो भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है। मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स आर कॉम्प्लेक्स। ज़्यादातर जो इकोसिस्टम्स होते हैं वो जटिल होते हैं काफ़ी। दे कंटेन थाउजेंड्स इंटरैक्टिंग स्पीसीज, और उनके अंतर्गत हज़ारों तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करती हैं। अब इसके बाद ह्यूमन एनवायरनमेंट, जो अगले तरह का हमें एनवायरनमेंट दिया गया है, जो दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किया था, जिसमें हमने नेचुरल एनवायरनमेंट्स के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट्स के। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट इज़ फाउंड बाय ह्यूमन देमसेल्फ, यानी कि इंसानों का जो एनवायरनमेंट है वो स्वयं इंसानों के द्वारा बनाया गया है। इट इंक्लूड्स देयर क्रिएशन एक्टिविटीज़ एंड अदर कंडीशन सच एज सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन विच दे लिव। यानी कि इंसानों ने जो स्वयं अपनी गतिविधियों, अपनी क्रियाओं के द्वारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां निर्मित की हैं जिसमें वो रहते हैं, इसी को ह्यूमन एनवायरनमेंट कहा गया है। अर्ली ह्यूमन्स यूज्ड टू लिव इन द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड हैड अडेप्टेड देमसेल्फ टू देयर सराउंडिंग्स। यानी कि पहले का जो इंसान था, यूज टू लिव इन द नेचुरल एनवायरनमेंट, प्राकृतिक पर्यावरण का इस्तेमाल करता था जीवन व्यतीत करने के लिए। एंड हैड अडेप्टेड देमसेल्फ इन देयर सराउंडिंग, और उन परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लेता था। दे लेड सिंपल लाइव्स एंड देयर नीड्स वर लिमिटेड। उस समय के लोगों का जीवन साधारण था और उनकी ज़रूरतें भी बेहद सीमित थी। विद द पैसेजेस ऑफ टाइम द नीड्स ऑफ humans increase, and in order to fulfill their needs they started practicing various activities like farming, grazing, mining and other construction। यानी कि समय बीतता गया, समय बीतने के साथ इंसान की ज़रूरतें बढ़ती गईं। ज़रूरतें पूरी करने के लिए इंसान ने तमाम तरह की एक्टिविटीज़ को करना शुरू किया, जैसे कि खेती करना शुरू किया, चरागाह या पशुपालन जो है वो शुरू किया, माइनिंग, खनन का काम शुरू किया, कंस्ट्रक्शन, इमारतों के निर्माण का काम शुरू किया। थ्रू दीज एक्टिविटीज़, इन एक्टिविटीज़ के माध्यम से ह्यूमन्स हैव एक्सप्लॉइटेड एंड मिसयूज द एनवायरनमेंट टू सच एन एक्सटेंट दैट दे हैव डिस्टर्ब्ड द नेचुरल बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट। अब इंसानों ने इन एक्टिविटीज़ को जब करना शुरू किया तो उनको एक्सप्लॉइट भी करना शुरू किया, यानी उनका शोषण करना शुरू किया, उनका मिसयूज़ भी करना शुरू किया इन तमाम रिसोर्सेज का, जिससे क्या हुआ, हमारे एनवायरनमेंट का जो नेचुरल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हुआ। मैनी स्पीसीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड हैव बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन एंड हंटिंग। बहुत सारी ऐसी प्रजातियां जानवरों की और पक्षियों की डिफॉरेस्टेशन यानी जो जंगलों का कटाव लगातार हुआ, लगातार शिकार हुए, इनसे क्या है वो विलुप्त हो गए या विलुप्त होने की कगार पर आ गए हैं।
डिफॉरेस्टेशन हैज़ इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन, नेचर हैज़ इट ओन मीन्स ऑफ रिस्टोरिंग लॉसेस। डिफॉरेस्टेशन से क्या हुआ, अब जाहिर सी बात है पेड़ कम होंगे तो जो कार्बन है, अब आज के समय में क्या है अधिकांशतः, चलिए इस पॉइंट को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ।